जी नहीं करना, जी नहीं करना, सिर्फ कैफेड लेक्चर 85 आज के लेक्चर का आगाज कर। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट ये कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे चैप्टर 18। आज का हमारा जो लेक्चर होगा, जो संडे को हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है मेरी ज़िंदगी में कि जब संडे को मैंने क्लास रखी हो, लेकिन बहरहाल आपकी फरमाइश पे रख दी क्लास। आज की क्लास तीन हिस्सों में होगी, तकरीबन 45-50 मिनट के करीब ड्यूरेशन होगी हर हिस्से की। और इसमें सबसे पहले हमने अच्छा, एक तो पहले मुझे संडे की क्लास का गुस्सा है, उसमें दरमियान में डिस्टर्ब करोगे ना, गुस्सा तुम में निकल जाएगा। पहले हिस्से में हम जो चैप्टर 18 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे हिस्से में चैप्टर 19 के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो फ्रॉड से रिलेटेड है, और तीसरे हिस्से में चैप्टर 19 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज़ को। तो ये हमारा थीम होगा आज के लेक्चर का। 3 हिस्सों में लेक्चर होगा, हर हिस्से की ड्यूरेशन तकरीबन 45-50 मिनट होगी। पहले हिस्से में हम चैप्टर 18 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दूसरे हिस्से में चैप्टर 19 के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और तीसरे हिस्से में चैप्टर 19 के पास्ट पेपर के क्वेश्चन केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। ये समझ आ गया आपको थीम? चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर 18। अब चैप्टर 18 के क्वेश्चंस मैंने कुछ ज़्यादा जो है वो सेलेक्ट किए हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसमें एक तो ICAP के क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा है, और फिर इसमें चूँकि तीन मिलती जुलती चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और तीसरा यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। अब तीनों में ऑडिटर की अप्रोच, बेसिक अप्रोच एक जैसी है कि ऑडिटर दूसरों के वर्क को यूज़ कर रहा है या दूसरों से हेल्प ले रहा है, इस सिचुएशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। लेकिन हर एक सिचुएशन में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि हमारी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन 1। डिस्क्राइब एडिशनल फंक्शंस अदर देन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन which the directors of a company could ask the internal audit department to undertake। यानी डायरेक्टर्स, एक कंपनी के डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिटर्स को कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करने को कह सकते हैं। हमने स्टडी किया, और नॉर्मली जो फंक्शंस परफॉर्म करने को कहा जाता है उसकी लिस्ट भी हमने पढ़ ली थी, वो 5-6 फंक्शंस थे। वो कह रहे हैं उसमें एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का वर्क भी था कि अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे लगे कि फ्रॉड हो रहा है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन का टास्क इंटरनल ऑडिटर को दे सकते हैं। कह रहा है इसके अलावा बताइए कौन कौन से टास्क कहे जा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से टास्क? जी भाई, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इसके अलावा एफिशिएंट, जी एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस विद लॉज एंड एक्ट। बिल्कुल, यानी उस लिस्ट में से फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के अलावा जितने भी फंक्शंस हैं वो हमने सारे लिख देने हैं। अच्छा, सिर्फ हेडिंग लिखनी चाहिए कि 2-2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए? एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए, ठीक है। 4 मार्क्स के साथ, आधे हाफ मार्क के साथ डेफिनेशन जस्टिफाइड है, लेकिन जब 1 नंबर है तो इसका मतलब है हमें एक आधी एक्सप्लेनेटरी लाइन भी लिखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर्स विद रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ वर्क एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कह रहे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर का डिफरेंशिएट। क्या हमने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर का डिफरेंस पढ़ा? वो सारे का सारा डिफरेंस एज इट इज छाप देंगे क्या? नहीं। अगर आप नोट करें तो उसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ वर्क एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमने डिफरेंस बताना है, लेकिन कौन से वाले पॉइंट जो स्कोप से रिलेट करते हैं और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं। जी भाई, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या फर्क है? इंटरनल ऑडिटर के स्कोप वाइड है, इसमें
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी, जबकि और दूसरी चीज़ें भी, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये हो गया स्कोप के लिहाज से। फिर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करता है डायरेक्टर्स को, और यहाँ ऑडिट कमेटी का ले या दो शाफी गवर्नेंस का ले, एक ही बात है। और एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर को। रिपोर्टिंग में एक और फर्क भी है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट प्रेस्क्राइब करते हैं डायरेक्टर्स ही जरूरत के मुताबिक जो भी फंक्शन हो, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट आईएसएस और कंपनीज एक्ट से प्रेस्क्राइब की हुई है। भाई ये क्वेश्चन भी क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, आगे चल के ना मैं आपसे वे भी वैल्यूएशन पूछूंगा कि ये किस टॉपिक का है, यानी यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, एक्सपर्ट वाला है, डायरेक्ट असिस्टेंस वाला है, और एक कंसेप्ट और दूसरे कंसेप्ट में क्या फर्क है। ठीक है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट आर कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये इंटरनल ऑडिटर का क्वेश्चन है, ये समझ आ गई हमें, एक्सपर्ट वाला तो नहीं है। हम इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को भी वैल्यूएट करते हैं, एक्सपर्ट की इंडिपेंडेंस को भी वैल्यूएट करते हैं। एक्सपर्ट की वैल्यूएशन के फैक्टर सारे इकट्ठे थे, याद है? इंटरनल ऑडिटर में उसने कैटेगरी बनाई थी 3, कॉम्पिटेंस के पॉइंट अलहदा थे, ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट अलहदा थे, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच के पॉइंट अलहदा थे। किस स्टूडेंट को ये पॉइंट्स अलहदा याद है? या सारे नहीं याद, लेकिन कम से कम 2-2, 3-3 पॉइंट्स बता सकता है वो। या ये भी नहीं याद, लेकिन कम से कम इतना पता है कि इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन में 3 कैटेगरीज बनाई थी उसने, कॉम्पिटेंस की, ऑब्जेक्टिविटी की, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, और स्टूडेंट ने वो पढ़ी हो। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम पढ़ा है? चले बट ठीक है, तकरीबन सब ने। तो हमें पता है कि अब वो पॉइंट कौन से, क्या सारे के सारे फैक्टर्स पूछ रहा है? इंडिपेंडेंस, अच्छा इंडिपेंडेंस का तो उस तीनों में कोई है ही नहीं फैक्टर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इंडिपेंडेंस ही है, शाबाश। तो हम क्या पॉइंट्स लिखेंगे इसमें, शाबाश बताइए। पहला, रोटेशन होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिटर एक ही अरसे, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर में फेमिलियरिटी थ्रेड राइज हो जाता है, इंटरनल ऑडिटर का भी फेमिलियरिटी थ्रेड राइज हो जाता है अगर वो ज्यादा अरसे तक एक ही पोजीशन पे काम करता रहे। कितने अरसे तक? वही रूल जो हमने एक्सटर्नल ऑडिटर में ही पढ़ा था कि 3 से 5 तक मैक्स, 3 के बाद थ्रेड राइज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी 3 साल के बाद थ्रेड राइज होना शुरू हो जाएगा। एक तो हो गया ऑब्जेक्टिविटी का ये, इसके अलावा और भी पॉइंट थे, अपॉइंटमेंट, स्कोप ऑफ वर्क, रिम्यूनरेशन, ह्यूमन सोर्स डिसीजन, ये सारे के सारे मैनेजमेंट को नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसको करने चाहिए? दो शाबे गवर्नेंस को, या डायरेक्टर को, या ऑडिट कमेटी, एक ही बात है। सीएफओ को तो नहीं करने चाहिए, सीईओ को तो नहीं करने चाहिए, फाइनेंस डायरेक्टर को, लेकिन इसके नाम में लफ्ज़ डायरेक्टर आ रहा है, वो डायरेक्टर नहीं है, मैनेजमेंट ही है। ठीक है, सीएफओ का ही दूसरा नाम है फाइनेंस डायरेक्टर, बिल्कुल। तो ये इंडिपेंडेंस के पॉइंट। अच्छा, एक और पॉइंट था, और कोई कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग में इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अच्छा डिजाइन याद है। चलें फिर एक मुश्किल सवाल पूछता हूं आपसे। 2 टर्म्स हैं, आप बता सकते हैं दोनों में क्या फर्क है? एक है डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, और एक है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। इंटरनल ऑडिटर को एक काम करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल करना चाहिए, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिव कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन 2 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करनी है। मॉनिटरिंग, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा? बीआरएस बनाना, और मॉनिटरिंग में उसको चेक करना। इंटरनल ऑडिटर को क्या कंट्रोल डिजाइन में इन्वॉल्व होना चाहिए? पक्की बात है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में इन्वॉल्व होना चाहिए। यस। इंडिपेंडेंस क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस, हमने सीखा डिफरेंस, और हमने सीखा इवैल्यूएशन। क्विक सी रिवीजन करें साथ साथ, क्वेश्चन का मकसद यही होता है क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, आगे चलें जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? नेक्स्ट, briefly explain how an external auditor would evaluate the adequacy of work performed by internal audit function.
अच्छा, इसमें सबसे पहले एग्जाम में बैठ के मैंने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अंडरलाइन किया, क्योंकि इससे मुझे पता चला ये चैप्टर 18 इंटरनल ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स वाले में से क्वेश्चन उठाया उसने, ठीक है। और इसमें से भी इंटरनल ऑडिटर में से, एक्सप्लॉइट में से नहीं उठाया, क्योंकि आपको पता है एडिक्वेसी ऑफ वर्क हम इंटरनल ऑडिटर की भी वैल्यूएट करते हैं, एक्सपर्ट की भी वैल्यूएट करते हैं। एडिक्वेसी ऑफ वर्क इंटरनल ऑडिटर की भी वैल्यूएट करते हैं, एक्सपर्ट की भी वैल्यूएट करते हैं। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? एडिक्वेसी ऑफ वर्क इंटरनल ऑडिटर की भी वैल्यूएट करते हैं, एक्सपर्ट की भी वैल्यूएट करते हैं, लेकिन दोनों के पॉइंट सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, शाबाश, क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है। एक में तो हम उसके काम को रीपरफॉर्म करते हैं, चेक करते हैं, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करते हैं, डिटेल में जाते हैं। एक प्रोफेशनल ऐसा है दोनों में से जिसके काम को हम डिटेल में चेक करते हैं, और एक ऐसा है जिसमें डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ सोर्स डाटा देखते हैं, सिर्फ अजम्पशंस और मेथड्स देखते हैं, सिर्फ कंसिस्टेंसी देखते हैं, फाइंडिंग देखते हैं उसकी रीजनेबल है कि नहीं, ऊपर ऊपर से चीजें, डिटेल वर्क नहीं देख रहे, बड़ा बड़ा देख रहे थे, ब्लंडर तो नहीं मारा उसने। एक एक्सपर्ट, दो प्रोफेशनल है ना, एक है इंटरनल ऑडिटर, एक है एक्सपर्ट। एक के काम में हम डिटेल टेस्टिंग करते हैं, एक में नहीं करते, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर के वर्क में क्या होता है? डिटेल। क्यों भला डिटेल? क्योंकि हम खुद एक्सपर्ट है। तो बताइए, अब वो कह रहे हैं एवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क। अच्छा मुझे ये बताइए, इंटरनल ऑडिटर में से पूछा, उसने ये समझ आ गया, डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है कि यूजिंग द वर्क का, यूजिंग, क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड है ही नहीं। डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड होता तो कंफर्म हो जाता डायरेक्ट असिस्टेंस वाला है, या हमें वो ये कहता है कि जी उसके वर्क को यूज नहीं कर रहे बल्कि उसको अपनी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू में काम करवाना है, तो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू के लफ्ज अभी पता चल जाता हमें कि ये डायरेक्ट असिस्टेंस वाला है। तो एडिक्वेसी ऑफ वर्क वैल्यूएट करना है। फैक्टर्स याद हैं? 4 फैक्टर्स थे, मुझे फैक्टर्स याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है फैक्टर्स 4 थे जिनको वैल्यूएट करना है। और कैसे वैल्यूएट करना है? देखिए 4 प्रोसीजर थे। एक चीज मैं बताता हूं, एक आप बताइएगा। फैक्टर्स आप बता दें। नहीं प्रोसीजर मैं बता ना फैक्टर्स। इवैल्यूएटिंग वर्क, वेदर वर्क इज प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, डॉक्यूमेंटेड, रिव्यूड, और sufficient appropriate audit evidence has been obtained, conclusion reached are appropriate, और exceptions have been resolved। यही 4 थे ना? कौन से 4? के काम प्रॉपरली प्लान, डॉक्यूमेंट, सुपरवाइज, रिव्यूड हुआ कि नहीं हुआ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला कि नहीं मिला, कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और अगर कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुई है वो एडिक्वेटली रिजॉल्व हो गई हो या डायरेक्टर्स को रिपोर्ट हो गई हो। अगर नहीं मैनेजमेंट रिजॉल्व की तो डायरेक्टर को रिपोर्ट हो गई हो। जो लिखे हुए अल्फाज एक आध आगे पीछे होगा, लेकिन मेन कंसेप्ट यही 4 पॉइंट है। और इनको परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर, इनको वैल्यूएट, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्म। अच्छा, इन 4 में से एक काम तो कंफर्म करना है। नहीं, उसने लिखा हुआ है कोई कंफर्म करना है एक काम। शल डू दिस एंड मे डू दिस। इस तरह उसने शल और मे में डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया? चारों कटे लिखे हुए हैं। चले 12, चले अच्छी बात है, हम भी चारों कटे लिख देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए इसमें वैसे री-परफॉर्मेंस जो है ना वो कंफर्म, वो हम जरूर करते हैं। अच्छा मुझे इसमें ये बताइए, अगर री-परफॉर्मेंस हमने करनी ही है इंटरनल ऑडिटर के वर्क की, तो फिर उसके वर्क को यूज करने की क्या जरूरत है? हम खुद ही कर लेते हैं। री-परफॉर्मेंस करनी जरूर है सैंपल बेस पे। सैंपल, भाई ये बात समझ आई। अच्छा बताइए, एडिक्वेसी ऑफ वर्क के एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिटर भी, इंटरनल ऑडिटर को भी वैल्यूएट करना है कि सिर्फ उसके वर्क को? ये कैसे पता चला? एग्जाम क्वेश्चन में आपने ध्यान से देख लेना है। एग्जाम क्वेश्चन में आपने ध्यान से देख लेना है। एग्जाम क्वेश्चन में आपने ध्यान से देख लेना है। इंटरनल ऑडिटर को नहीं बस टाइम निकल जाएगा, इतने भी ध्यान से नहीं।
आपसे इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करने को कह रहा है या उसके वर्क को वैल्यूएट करने को कह रहा है, या कभी कभार दोनों को व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म बिफोर प्लेसिंग रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिटर? ठीक है, अगर इस तरह के जेनेरिक वर्ड जिससे क्लियरली ना हमें आपको पता चल रहा हो कि इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करने को कह रहा है कि उसके वर्क को, अभी तो ना वैसे नॉर्मली अब स्पेसिफिकली उसकी आदत है कि वो स्पेसिफिक, आपको पता है अब पहले बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा करता था, आज से 7-8 साल पहले जो ऑडिट का पेपर होता था बड़े बड़े क्वेश्चन, अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन, तो अब वो दोनों नहीं पूछेगा स्पेसिफिकली, यहाँ तो कहेगा मुझे वैल्यूएट करके दो इंटरनल ऑडिटर को, यहाँ कहेगा उसके वर्क के पॉइंट बताओ, बल्कि कभी कभार तो मजीद स्पेसिफिक हो जाता है, बस कंपिटेंस के फैक्टर्स बताओ मुझे, इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस के फैक्टर्स बताओ। भाई ये बात समझ आई? नहीं आई, मुझे नहीं समझ आई, ना मुझे नहीं। कल ऐसा तो नहीं कि हमने एक्सपर्ट को भी डिस्कस किया और डायरेक्ट असिस्टेंट को भी डिस्कस किया तो पॉइंट मिक्स हो गए हों, मुझे घर जाके लगा शायद पॉइंट मिक्स हो गए, मैं सोच रहा था पता नहीं इंटरनल ऑडिटर का कि एक्सपर्ट का है। तो मुझे ये बताइए, हम एडिक्वेसी वैल्यूएट करते हैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क की भी, हम एडिक्वेसी वैल्यूएट करते हैं एक्सपर्ट के वर्क की भी। इंटरनल ऑडिटर की एडिक्वेसी को एवेल्युएट करने के लिए आपने मुझे जो फैक्टर बताया वो ये कि वर्क देखना है प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म, डॉक्यूमेंट रिव्यूड है कि नहीं है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ, कंक्लूजन एप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे, कोई एक्सेप्शन अगर आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली रिजॉल्व हुई कि नहीं, अगर नहीं हुई तो रिपोर्ट, और इनके लिए इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। आपने ये फैक्टर, ये हो गए इंटरनल ऑडिटर के। एक्सपर्ट के कौन कौन से थे? एक्यूरेसी, अच्छा आपने एक मिनट हारे, मैंने ना पहले मेन पॉइंट पहले मैं याद कर लूं कहीं वो ना निकल जाए। एक था सोर्स डाटा, एक था assumptions एंड मेथड्स, और एक था कंक्लूजन और कंसिस्टेंसी। कंक्लूजन और कंसिस्टेंसी दोनों सी इकट्ठे थे, कंक्लूजन और कंसिस्टेंसी ऐसे इकट्ठे थे ना, मतलब एक ही लाइन, आप चाहे तो अलग कंक्लूजन का अलग, कंसिस्टेंसी का अलग पॉइंट भी बता सकते। अच्छा, सोर्स डाटा में क्या था? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस ऑफ सोर्स डाटा, और assumptions एंड मेथड में क्या था? रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ assumptions एंड मेथड्स, और फिर इसके बाद रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। अच्छा, इसका मतलब है अगर हमें सोर्स डाटा याद कर लिया, उसके 3 पॉइंट थे, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस। जहां से सोर्स डाटा का एंड हुआ रेलिवेंस, वहां से अगले पॉइंट का आगाज हुआ, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ assumptions, और जहां पे इस फैक्टर का एंड हुआ वहां से तीसरे का आगाज हुआ, रीजनेबलनेस ऑफ कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी विद अदर। तो कंक्लूजन के साथ ही कंसिस्टेंसी दोनों से इकट्ठे, 4 फैक्टर्स याद रहेंगे आपको। अच्छा, इसमें जो एक पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस देखना है, इसकी एग्जांपल बता दें। जैसे हम किसी प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन कर रहे हो, वैल्यूएशन, तो उसमें कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस का मतलब अदर एविडेंस क्या है कि उस जगह के आसपास जो दूसरी जमीन बिकी है वो किस रेट पे बिकी है, वो उस एक एविडेंस होता है, और हमारे रेट को, वैल्यूएशन रिपोर्ट के रेट को जो सेल प्राइस हुई है रिसेंटली उसके साथ मैच करना चाहिए। जैसे हमने इन्वेंट्री में पढ़ा था कि ये एंड के बाद या रिसेंटली इन्वेंट्री जिस प्राइस पे सेल हुई है ना, वो उसकी अप्रोक्सीमेट एनआरवी होती है, एनआरवी होती है। उसी तरह ये भी रिसेंटली या बाद में जिस प्राइस पे सेल हुई है प्रॉपर्टी, उसकी एक इंडिकेशन है, एविडेंस है कि उसकी मार्केट वैल्यू है। भाई ये पॉइंट क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, डिस्क्राइब सम फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑडिटर जजमेंट ऑफ सैंपल साइज। सॉरी, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूं मैं भी। ये असल में वो सैम्पलिंग का क्वेश्चन था, सैम्पलिंग का क्वेश्चन था ना, वो मिक्स स्लाइड बनाते हुए। कोई बात नहीं, ये भी तो हमने किया हुआ है क्लास में। माइका लाल कोई जो इसका जवाब बताए, आप नहीं इधर उधर निकलते। अच्छा चलिए, इसी बहाने आपको एक चीज बताता हूं। आपने अक्सर स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर हमारे वीकली टेस्ट निकाल के देखें सारे पास, एग्जाम के आपके पेपर में फेल हो गए।
आई क्या ये पेपर में? फिर उस्ताद की गलती में भी ना कोई हिकमत होती है, तो गलती से ये क्वेश्चन आ गया ना, तो इसमें अब हिकमत की बात बताने लगा हूं आपको के पेपर सारे एग्जाम में फेल हो गए। सर ये कैसे हुआ? आपका टेस्टिंग सिस्टम इंतहाई फारग है, और वैसे कोरिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट की, लेकिन याद रखे ये एक बेसिक इंडिकेशन होती है, कोई कंफर्मिंग एविडेंस नहीं है। इसलिए कि जो आपका वीकली टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ नॉर्मली एक चैप्टर का होता है। उसमें आपके माइंड को पता होता है भाई उसमें जो भी सर खींचे, जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल सवाल पता आएगा तो इसी चैप्टर में से आएगा, तो इसी चैप्टर में से। हाँ, वीकली टेस्ट सारे देते हैं, टर्म टेस्ट नहीं देते। आप क्यों नहीं देते? सर अभी तैयारी नहीं है, तैयारी करके फिर एक ही दफा टेस्ट देंगे, ठीक है। टर्म टेस्ट नहीं दिए, मॉक नहीं दिया। वीकली टेस्ट में और जो आई कैप का उसमें क्या फर्क होता है भला? पूरी बुक, उसमें आपके माइंड को ना छलांग मारनी पड़ती है। पहले चैप्टर 3, साथ ही चैप्टर 17 पे, फिर अगला सवाल चैप्टर 7 पे, फिर 11 पे, फिर 2 पे। ये जो जंपिंग होती है ना माइंड की, ये आपके वीकली टेस्ट में नहीं होते, ये होती है आपके टर्म टेस्ट में, आपके मॉक में। तो आपके अगर आपकी परफॉर्मेंस टर्म टेस्ट और मॉक में तो अच्छी है, फिर आप ये कह सकते हैं इंडिकेशन है कि हम आई कैप के पेपर में पास हो सकते हैं। कंफर्म फिर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक कोरिलेशन बनता है। वीकली टेस्ट का आई कैप की परफॉर्मेंस के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। हाँ जी, अब देखिए, हालांकि रिसेंटली पढ़ा है, ताजा कंसेप्ट है। शाबाश जी मेरे भाई जी। एक मिनट है रे, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तो हमने फैक्टर्स पढ़े नहीं थे सब्सटेंटिव। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोले तो टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर तो नहीं, उसमें तो सैम्पलिंग होती ही नहीं है। शाबाश, तो बताइए क्या थे? टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, ठीक बताया, और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, सर्टिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सम फैक्टर पूछ रहा है, साथ में उसका इफेक्ट भी पूछ रहा है, तो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगी तो सैंपल साइज कहाँ? नहीं, बाकी शाबाश, बाकी माइका लाल है। चले बात, चले ये बहाने से ना, हाँ जी, ये किसी दूसरी मूवी का ट्रेलर आ गया था। वापस चलते हैं हम इंटरवल के बाद। हाँ, हमारी अपनी नहीं, अच्छा इंटरवल नहीं आया अभी भाई। इंटरवल में जो चाय बेचनी है उसका इंतजाम है ना, वह ठीक है। ड्यूरिंग, अच्छा, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड you have been assigned the task of evaluating the work performed by internal audit department of the company on certain specific areas। क्या टास्क दिया हमें? उसके वर्क को वैल्यूएट करना है। क्या टास्क दिया हमें? इंटरनल ऑडिटर के वर्क को वैल्यूएट करना है। इंटरनल ऑडिटर को मैंने अंडरलाइन कर दिया, मुझे पता चल गया चैप्टर 18 का क्वेश्चन है, और उसमें भी डायरेक्ट असिस्टेंस का नहीं है, क्योंकि उसके वर्क को वैल्यूएट कर रहा हूं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं है। पाकिस्तान में तो डायरेक्ट असिस्टेंस की इजाजत ही नहीं है ना, है तो किस कंट्री में नहीं है? यूके में नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं भूल गया था, ठीक है, ठीक। नहीं, उसमें था ना डायरेक्ट असिस्टेंस में एक पॉइंट था कि अगर लॉ, हाँ जी, मना करे ना तो फिर आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं यूज कर सकते हैं। और भी था, अगर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ वुड यू वैल्यूएट द वर्क परफॉर्म in order to determine extent of reliance that may be placed thereon, that may be placed there। इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करने के पॉइंट बताने हैं, उसके वर्क को के दोनों के वर्क के पॉइंट बताने हैं। कौन सा था वो? वर्क पब्लिक प्लान डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर रिव्यू, उसके बाद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, कंक्लूजन रीच्ड आर एप्रोप्रिएट, एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व, और कैसे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस ऑन सैंपल बेसिस। एक लेयर, इसमें सिर्फ फैक्टर्स लिखेंगे कि प्रोसीजर लिखेंगे? दोनों लिखें, हमेशा दोनों लिखें, हमेशा दोनों लिखें, हमेशा दोनों लिखें, हमेशा। तो पूछा क्यों? 6 नंबर थे, 4 के नंबर मिल जाते।
अगर 4 नंबर होते ना फिर भी मैं आपसे यही कहता क्या दोनों लिखे। दोनों से क्या मुराद, क्या लिखना है उन्होंने? दोनों से क्या मुराद, ये इन्होंने पूछा है सर सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं कि दोनों लिखने हैं? मैंने कहा दोनों लिखने हैं। ये दोनों से इसकी क्या मुराद थी? रीडिंग देना की क्या रीडिंग देना, कैसे पता चला वाला मुझे? मेरे पास जादू है? आपके मुंह पे लिखा होता है। दोनों से मुराद अगर आप वो देखें उसमें एक फैक्टर्स भी था और प्रोसीजर्स भी थे। दोनों लिखेंगे, फैक्टर्स भी प्रोसीजर भी, फैक्टर्स भी प्रोसीजर। बाबा ठीक है। लिस्ट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग। ये तो अभी हमने किया। इंडिपेंडेंस, एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी होता है, इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं होता, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। एग्जाम की केस स्टडी में नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट भी नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स, एक्सटर्नल का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल। इंटरनल का ऑब्जेक्टिव क्या है? डायरेक्टर्स को खुश करना, जो डायरेक्टर काम कहा उन्होंने वो करना। रिपोर्टिंग, ठीक है ठीक। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स which external auditor may need to consider while assessing a competence of internal audit function। इंटरनल ऑडिट फंक्शन की कंपिटेंस को वैल्यूएट करने के लिए 4 फैक्टर्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हो रही कि नहीं हो रही, रिसोर्सेज वाला पॉइंट भी था, कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला पॉइंट भी था। अच्छा वो तो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो कंप्यूटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को वैल्यूएट करने को कह रहा है कि इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करने के सारे पॉइंट कह रहा है, सिर्फ कंपिटेंस। अच्छा वो भी था कि बुक्स, प्रोफेशनल बुक्स, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट वाले फैक्टर। अच्छा मिक्स हो रहे हैं मेरे लिए इंटरनल ऑडिटर के फैक्टर्स, एक्सपर्ट के भी जरा मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ इसने बताया। अब बताओ उसे कैसे पता चला, मुझे बदनाम कर देना। एक्सपर्ट के ये मेरा भाई बताएगा। हाँ जी अच्छा अभी ऐसा था, सीरियस हो गया साथ जी मेरे भाई बताए। एक्सपर्ट को की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है। रेलिवेंट फैक्टर्स बताइए। हाँ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं एक्सपर्ट में, उसने कंबाइन कर दिए। फिर उसने कुछ सोर्सेज भी बताया हुआ है, सोर्सेज जहां से हम एक्सपर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किस किस से ले? हमारा अपना पुराना प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी और ऑडिटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, शाबाश, एक्सपर्ट से भी डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पब्लिश पेपर्स, अच्छा ये एक्सपर्ट के थे पब्लिश पेपर्स, ठीक है। बहरहाल ये इंटरनल ऑडिट वाले लिखते हैं, वो तो बहाने से मतलब मुझे मिक्स हो रहा था तो इसलिए मैंने एक्सपर्ट की आपसे पूछ लिया। फहीम इज द ऑडिट मैनेजर ऑन द अच्छा रिक्वायरमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंगेजमेंट, पहले रिक्वायरमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडेंस टू फहीम टू असिस्ट हिम इन सेलेक्टिंग द एरियाज वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूटिलाइज्ड। इंटरनल ऑडिटर का कंसेप्ट है कि एक्सपर्ट का? इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस के यूजिंग द वर्क, डायरेक्ट असिस्टेंस कह रहा बताओ किन एरियाज में उससे असिस्टेंस ले जा सकते।
अच्छा यहाँ पे एक फ़र्क जहन में रखना है आपने। एक होता है ये डिसीजन करना कि इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं, और एक होता है ये डिसीजन कि अगर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो किन एरियाज में। ये दोनों फ़र्क है। फिर जैसे होता है ना फैक्टर्स और प्रोसीजर में फ़र्क बज़ाहिर मिलते जुलते लगता है, खुद पढ़े ना तो शायद आपको लगे एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन फ़र्क। उसी तरह डायरेक्ट असिस्टेंस में भी एक है ये डिसीजन के डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करना है कि नहीं, इंटरनल डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं, ये डिसीजन है। और एक है अगर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो किन एरियाज में। दोनों में फर्क है। डायरेक्ट ये इसमें क्या पूछ रहा है, एरिया। अच्छा अगर पूछना बताओ डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं, हम कहते हैं हम इसके लिए जो फैक्टर्स इवैल्यूएट करेंगे वो है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटरनल ऑडिटर देखेंगे लॉ इजाजत देता है कि नहीं देता, फिर उसके बाद देखेंगे रिस्क एंड जजमेंट। अगर ज्यादा रिस्क एंड जजमेंट है इन वक्त तो फिर अच्छा अब यहाँ पे एरियाज की बात कर रहा है। एरियाज में भी हम रिस्क एंड जजमेंट को देखते हैं लेकिन कुछ और चीजों को भी देखते हैं। ठीक है, कह रहा फहीम इज द ऑडिट मैनेजर ऑन ऑडिट ऑफ ब्लू बेल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2018 व्हिच इज इन द प्लानिंग स्टेज। BBL has a well established internal audit function which reports directly to audit committee. अच्छा है। The staff of the internal audit departments have adequate level of competence. बेहतरीन। ऊपर ऑब्जेक्टिविटी उसने बता दिया, नीचे उसने क्या बताया, कॉम्पिटेंस भी, एंड आर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल काउंटिंग बॉडीज। अच्छी बात है। कंसीडरिंग द अबव, आपके ख्याल में ये इंटरनल ऑडिट अच्छा स्ट्रेंथ है कि वीक है? अच्छा स्ट्रेंथ है। ये 2 पॉइंट हमें स्ट्रेंथ में आ गए। अगर हमसे कहते हैं ना इसको वैल्यूएट करो, हम कहते हैं अच्छा इंटरनल ऑडिट है। क्यों? इसमें ये 2 स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी। क्योंकि क्वेश्चन के गिवन फैक्ट्स के ऊपर ही कमेंट करते हैं, बाकियों के बारे में उसने नहीं बताया, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। कंसीडरिंग द अबव, फहीम टेंड्स टू एंगेज इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर फॉर सर्टेन ऑडिट एरियाज। पहले कल मना किया था ना, सारी क्लास का मैं और कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ तो एक लफ्ज हमारे मुंह से निकलता, सारे वो सोचना शुरू होता। अरे भाई रिलैक्स रहा, इस बात ही नहीं। अच्छा मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, नो क्यों कहा तुमने? मैंने सवाल पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा, तो फिर क्यों सवाल पूछूं? फिर उसके बाद बताना ना भाई, सवाल जवाब का असूल है, सवाल पहले होता है जवाब बाद में होता है। ये जवाब पहले सवाल बाद में है। अच्छा कभी कभी ना जवाब पहले दे देना, मैं सवाल बदल दिया करता हूं, आपको पता है ना मेरी आदत है। डायरेक्ट असिस्टेंस, सेलेक्टिंग द एरिया डायरेक्ट असिस्टेंस। अच्छा रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है बताओ, कौन से एरिया जिसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन की जा सकती है कि कौन से एरिया जिसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं की जा सकती? रिक्वायरमेंट में की जा सकते, आउट ऑफ सिलेबस। भाई 1 मिनट है रे, हाँ। हमने जो डायरेक्ट असिस्टेंस में कंसेप्ट पढ़ा है ना, वो कंसेप्ट ये पढ़ा है कि किन किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं की जा सकती। वो मुझे याद है, वो मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे याद है। हमने असल में, बल्कि मैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर भी पढ़ के आया हूँ। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी उसने एरियाज की लिस्ट दी है, जिसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट था, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था, सब्सटैंडिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट वाला पॉइंट था। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी उसने लिस्ट दिया उन एरियाज की जिनमें वर्क को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस में भी उसने लिस्ट दी है, लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंस में लिस्ट दी है जिनमें नहीं यूज कर, नहीं एंगेज करना। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में उसने कौन सी लिस्ट दी है? जिसमें वर्क को यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट असिस्टेंस में कौन सी लिस्ट दी है? जिसमें यूज नहीं कर सकते। जैसे उसने कहा कि एरिया में हाई रिस्क हो, नहीं, जजमेंट हाई हो, नहीं, अगर उससे इंटरनल ऑडिटर के रिलेटेड डिसीजन हो, नहीं, अगर कोई ऐसा काम हो ऑलरेडी किया हुआ है, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं। तो उसने, भाई फर्क समझ आ रहा है आपको? दोनों एक कंसेप्ट मिलता जुलता दोनों जगह पे, दोनों में फर्क समझ आ रहा है। इंटरनल ऑडिटर में उसने लिस्ट दी है पॉजिटिव और डायरेक्ट असिस्टेंस में लिस्ट दी है नेगेटिव की। यहां पे सवाल पूछ रहा है डायरेक्ट असिस्टेंस में पॉजिटिव की, तो मेरा ख्याल है ये उसने सवाल गलत पूछा है।
इसमें इंटरनल यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट देंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट असिस्टेंस का तो 100% कंफर्म हो गया, डायरेक्ट असिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने नेगेटिव लिस्ट पढ़ी है कि ये इनमें वो कह रहा है किस में यूज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे वो लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, इनके अलावा हर जगह पे डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे लॉ में होता था ना, प्राइवेट कंपनी, हाँ पब्लिक कंपनी 3 नंबर के साथ डेफिनेशन, तो हम क्या कहते थे, विच इज नॉट ए, और फिर नीचे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन छाप दी। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और अप्रोच भी होती है जो निस्बतन कम करेक्ट होती है, वो ये कि उसी के साथ नोट कर दिया जाए। ये बेहतर अप्रोच नहीं है। प्राइवेट कंपनी के साथ ही नोट कर दें तो वो पब्लिक कंपनी टेक्निकली नहीं बनती, वो आपको लहदा से बताना पड़ता है डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसलिए बेहतर यही है इसमें एग्जैक्ट लिस्ट। लेकिन बहरहाल अगर आप नोट करके भी लिख दे तो मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल है, लेकिन निस्बतन कम प्रेफर्ड अप्रोच। अलाउड जरूर है लेकिन प्रेफर्ड नहीं। 7, ये छोटा, state the matters to be documented by the external auditor if he uses the internal auditor for providing direct assistance on the audit। ये मुझे कंफर्म है क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बैठा होगा जो मुझे बता सके क्या भला डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मटीरियलिटी के केस में हमने पढ़ा, प्लानिंग के केस में हमने पढ़ा, स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट करो, ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करो, रिवीजन हुई वो डॉक्यूमेंट करो। मटीरियलिटी के टॉपिक में पढ़ा डॉक्यूमेंटेशन, मटीरियलिटी लेवल डॉक्यूमेंट करो, बेसिस कैलकुलेशन करो, रिवीजन हुई वो करो, और क्या था, सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से रिवीजन हुई वो डॉक्यूमेंट करो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में। उसी तरह इस चैप्टर में यूजिंग द वर्क ऑफ अदर में भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट तीनों जगह पे हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी, एक्सपर्ट में भी। लेकिन फर्क है, फर्क है। एक कुछ पॉइंट हो सकता है सेम हो कि वैल्यूएशन जो उनकी करनी है, ठीक है, वैल्यूएशन जो करनी है इंटरनल ऑडिटर एक्सपर्ट वो शायद, लेकिन कुछ डिफरेंस है। किसी स्टूडेंट को याद है तीनों कंसेप्ट के डॉक्यूमेंट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, और यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट में क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। मिक्स किए बगैर कोई स्टूडेंट बता सकता है? चल हाँ हाँ, एक में एग्रीमेंट आता। चले अब डायरेक्ट असिस्टेंस की बात कर ले, बाकियों को छोड़ देते हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस भी हमने सही बता दिया, तो इसका मतलब है हमें कम से कम पॉइंट फर्क है। बताइए उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक अप्रोच को वैल्यूएट वो डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। डायरेक्ट असिस्टेंस है। अच्छा, एग्रीमेंट जो उनके साथ डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट करेंगे। जो उससे क्या काम करवाया उसकी नेचर एंड एक्सटेंट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो जो काम करवाया वो डॉक्यूमेंट किया, तो रिव्यू किसने किया वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। रिव्यू किसने किया, कब किया, कैसे किया, और जो वर्किंग पेपर उसमें, क्योंकि वो हमारे हैं, वर्किंग पेपर किसके हैं वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में वर्किंग पेपर हमारे नहीं होते, डायरेक्ट असिस्टेंस में वर्किंग पेपर हमारे होते हैं। ये बात समझ आई। डॉक्यूमेंटेशन वाला, जिस तरह काउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हुए आप उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को समझते हैं ना, अहम नहीं है ना, समझते हैं। हम जब स्टूडेंट थे तो हम तो ये समझते थे, तो वो उसमें से क्वेश्चन आ जाया करता था। आप नहीं समझ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी तरह हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। तो इसको याद रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। अच्छा, आप कोई स्टूडेंट बता सकता है और कहाँ यूज हुई है? एक तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट मटीरियलिटी में, प्लानिंग में, इंटरनल ऑडिटर में, एक्सपर्ट में, और भी कहीं थी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। रिस्क असेसमेंट में थे। अच्छा चले ठीक है, नहीं चलो ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी सही। नहीं हमारे पास इतना टाइम, आगे चलें। Identify 4 examples of situation which may require the engagement of an auditor expert. Valuation of assets and liabilities, IT expert, legal opinion,
इंजीनियरिंग डाटा, आईटी, as the manager on audit of Masoom Limited, you want the management to appoint expert to assist you on certain matters. आपने मैनेजमेंट का भाई एक्सपर्ट अपॉइंट करो, टेक्निकल मैटर है. Explain the circumstances where writer may use the work of an expert. वही पिछले वाला सवाल. And the writer's responsibility in this regard. अच्छा, इंटरनल ऑडिटर के केस में दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क. एक्सपर्ट के केस में दो नहीं, चार. पहला इवैल्यूएट करो एक्सपर्ट को, फिर इवैल्यूएट करो उसके वर्क को, अंडरस्टैंड करो उसके वर्क को, फिर उसके अंडरस्टैंडिंग के अगले दो काम जो होंगे ना वो इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे होंगे. एग्रीमेंट करना है जिसमें स्कोप डिसाइड करना है, स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करने के लिए उस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. और फोर्थ, वैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट. ये चारों लाइंस लिखेंगे हम, सर्कमस्टेंसेस भी बताएंगे और बताएंगे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको वैल्यूएट करो, उसके काम को करो. अंडरस्टैंडिंग हमें पहले ही होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने पेपर दे के पास अंडरस्टैंडिंग पहले ही होती है. और स्कोप ऑफ वर्क जाहिर है हम उसको एंगेज तो कर नहीं रहे, ऑलरेडी उसका काम यूज कर रहे हैं. ठीक, जी. हाँ देखिए, एक्सपर्ट वाला से आपको बताया था, एक्सपर्ट दो तरह, एक जो मैनेजमेंट एंगेज करती है, हम उसी के वर्क को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मुतमिन ना हो तो अपना अलग से एक्सपर्ट भी एंगेज कर सकते हैं. दोनों सूरतों में रिक्वायरमेंट सेम है. वो आपसे कहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट किन एरिया में यूज किया जाता है, सेम आंसर. वो कहे ऑडिटर एक्सपर्ट किन एरिया में यूज किया जाता है, सेम आंसर. वो कहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सेम. ऑडिटर एक्सपर्ट के केस में तकरीबन सेम. आगे चले. Mahindra Limited has incorporated liability for gratuity payable. ग्रेचुटी बहुत मुश्किल एरिया होता है. पेंशन आपको बताया था ना, जिसमें ये भी हमें करना पड़ता है. बंदा मरेगा कब, शाबाश. खुशबू आ गई चाय की, चाय भी आ गई. चलिए, gratuity payable to symbolize on the basis of actuarial valuation carried out by professional limited. As the audit partner of ML, you are not satisfied with the valuation report prepared by PL. You are not satisfied. एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी, आप ऑडिट पार्टनर के तौर पे उससे मुतमिन नहीं है. भाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट एक्सपर्ट. आपने कहा भैया हमारा बंदा आएगा, हमारा एक्सपर्ट आएगा टू कैरी आउट वैल्यूएशन एक्सरसाइज अगेन. क्या ये हम डिसीजन कर सकते हैं? हमें क्लाइंट का एक्सपर्ट पसंद ना है, अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट सिमिलर रहेंगे. State the matter that you would consider regarding competence, capability, objectivity of EL. EL कौन है? इंटरनल ऑडिटर के एक्सपर्ट. इसके कंपेटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के अलग-अलग पॉइंट है, इकट्ठे हैं, क्या लिख देंगे, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं. वैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ EL's वर्क. अच्छा, इन्होंने कहा सर ठहर जाए, कंपेटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी में हमने फैक्टर्स लिखने हैं, क्या सोर्सेज भी लिखने हैं कि नहीं लिखने? 3 नंबर है, नहीं एक दो लिख दे, एक दो लिखना नहीं, 5 में 3-4 लाइनें ही होंगी, नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. टाइम मिले तो वो भी लिख दीजिएगा. वो क्या लिख देंगे? हाँ जी, सोर्सेज जिसमें था पब्लिश पेपर्स भी, पब्लिश बुक पेपर्स भी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी था. वही इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ EL's वर्क, सोर्स डाटा, assumption and methods, कंक्लूजन, रीजनेबल और कंसिस्टेंसी विद. ये 4 पॉइंट.
और इनके साथ वो तो जोड़ देंगे ना चारों के, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ, ठीक। बस ब्रीफली डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क परफॉर्म्ड बाय ईएल। अच्छा, ये कोई बहुत ही मुझे कोई ना दुनिया से आवाजार किस्म का पार्टनर लग रहा है। पहले मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से भी मुतमिन नहीं हुआ, अपना अभी उससे भी मुतमिन नहीं है। तो है भाई इतने सारे तो खुद कर लो, खुद कर लो। और अगर खुद करने से भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, स्कोप लिमिटेशन, शाबाश। अब और कोई नहीं बोलेगा। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। एक मिनट है रे, हैं? किधर पहुंचे हो? ठीक है ना? नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बिल्कुल ठीक। ये बी क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम समझ आ रही? जी मेरे भाई। एक और एक्सपर्ट नहीं लिखेंगे, वो ये एक और ही एक्सपर्ट था, ईएल एक और ही एक्सपर्ट था, इसका आगे और एक्सपर्ट नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये फर्म इज ऑफन रिक्वायर्ड टू एंगेज आइटर एक्सपर्ट फॉर रिपोर्टिंग मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट। आपकी फर्म अक्सर एक्सपर्ट को एंगेज करती रहती है। लिस्ट 4 की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विच शुड बी एग्रीड विद द एक्सपर्ट। नहीं, एक्सपर्ट के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं हम? नेचर एंड स्कोप के क्या काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट। डेडलाइन भी एग्री करते हैं, डेडलाइन है, पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी आप लिख सकते हैं कि कब तक रिपोर्ट। ये ना हमने ऑडिट रिपोर्ट देनी हो 25 अप्रैल को और वो हमें रिपोर्ट दे रहा हो 5 मई को, और ऐसी रिपोर्ट को हमने क्या करना, तो उससे एग्री करते हैं। वो मेरा ख्याल स्कोप में कवर हो गया शायद वो पॉइंट, स्कोप है। तो हाँ, इससे मुझे एक और कंसेप्ट याद आ गया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर के साथ भी तो एग्री करते हैं मैनेजमेंट, उसमें भी तो कुछ पॉइंट होते हैं। इसमें 4-5 थे, उसमें मेरा ख्याल 5 थे कि 6 थे? 6 थे। कौन कौन से थे? स्कोप, नेचर एंड स्कोप उसमें भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट भी थी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी था। अच्छा, ये फॉर्म ऑफ रिपोर्ट था उधर? हाँ, फॉर्म, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, प्लस ए स्टेटमेंट that this may be different from actual। भूल गए आप? अच्छा यार, चले ठीक। Specify the factors which should be considered in evaluating adequacy of work performed by expert। वही जो पहले थे, source data, assumption and methods, findings और consistency, conclusion और consistency। नहीं पिए भी, साथ चाय पिए, कोई इशू नहीं है मुझे, पिए। 13, you are the engagement manager on audit of Chill Limited। जैसे ट्रेनिंग स्टूडेंट वैसा क्लाइंट। During the course of audit, you have been provided an actuarial valuation report on the company's employee retirement benefit scheme। एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम किसको कहते हैं? पेंशन को। You have noted that the report has been prepared by Messrs. Slim and Company, which is not well known to you। Slim and Company कौन है? पता ही नहीं। Slim and Company कौन है? पता ही नहीं। Regard briefly discuss the matter that you would consider before using the report prepared by Slim and Company। अच्छा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, बड़ा डिसीजन मुझे करवा दीजिए। पहले रिक्वायरमेंट that you would consider before using the report prepared by, matters you would consider before using the report prepared by
सलीम एंड कंपनी की रिपोर्ट को यूज करने से पहले क्या मैटर कंसीडर करेंगे? क्या सिर्फ एडिक्वेसी ऑफ वर्क के पॉइंट लिखेंगे या इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपर्ट भी? दोनों लिखेंगे। ये बड़ा डिसीजन है। दोनों लिखेंगे। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है दोनों लिखेंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ उसने खास तौर पे रिपोर्ट का जिक्र किया है तो सिर्फ एडिक्वेसी ऑफ वर्क लिखेंगे? और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये ख्याल है कि रिपोर्ट एडिक्वेसी ऑफ वर्क लिखेंगे, लेकिन चूंकि एम्बिग्विटी है तो सर ने कहा था जब एम्बिग्विटी तो थोड़ा सा ज्यादा लिख देना है, तो दोनों लिख देंगे। शाबाश। यही सोचा था ना कि थोड़ी सी एम्बिग्विटी मुझे भी है, इसमें क्लियर एम्बिग्विटी मुझे भी है, लेकिन एग्जाम में बैठ के दोनों वर्क वाले तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में थोड़े से वो भी लिख दें। हाँ, वो वाले कौन से? इवैल्यूएटिंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट के पॉइंट्स 3-4। सोर्सेज वाले ना लिखें, सोर्सेज वाले ना लिखें। एक्सपर्ट है या है? एक्सपर्ट ही है। ये मैं अभी मना किया तेरे को भी, तू क्यों नहीं चुप हो जाता? आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं हो रहे आज। When expertise in a field other than counting or writing is necessary to obtain sufficient appropriate added evidence, auditor has to determine whether to use work of auditor's expert. Required. List down sources from where the auditor may get the information regarding experts' competence, capability, objectivity. Sources: published book, previous personal experience, other auditors से, experts से discussion, प्रोफेशनल बॉडी के साथ उसकी एफिलिएशन। ISS 640 पता नहीं क्या होता है, ये कुछ होता होगा। यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, ये स्टैंडर्ड है जो एक्सपर्ट से रिलेट करता है, बता दिया उसने। एक्सप्लेन्स हाउ एन ऑडिटर में यूज एन एक्सपर्ट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर कैसे एक्सपर्ट को यूज कर सकता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में। Explain 3 factors that external auditor should consider when assessing the competence and objectivity of the expert. पिछले वाला क्वेश्चन गलत। प्रीवियस क्वेश्चन में तो उसने सोर्सेज पूछे थे, सोर्सेज नहीं है। एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, इंडिपेंडेंस। शाबाश शाबाश शाबाश। Can auditor mention or refer the use of expert in his audit report? If yes, in what circumstances can such a reference be? नॉर्मली नहीं लिखा जाता लेकिन इंक्लूड किया जाता है रेफरेंस। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, 3 केसेस में रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तब, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन करना हो तब, और तीसरा जब की ऑडिट मैटर, जिस एरिया में एक्सपर्ट को यूज करते हैं वो की ऑडिट मैटर देते हैं कि नहीं, और वो रिपोर्ट में आता है कि नहीं। अभी नहीं, वॉल्यूम 2 की केस स्टडी रहती है। अच्छा मुझे बताया, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से किस तरह की केस स्टडी टच करता है, बताया था ज्यादातर रिप्रोडक्शन ये बताया था, उसके बाद कहा भी था एक तरह की केस स्टडी टच करता है इवैल्यूएशन। हाँ, हमें क्लाइंट के किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन देगा, कहेगा बताओ इसमें कोई गड़बड़ है कि नहीं, प्लस पॉइंट हो, स्ट्रेंथ वो भी पूछ लेता अलग से, नेगेटिव वीकनेस भी पूछ लेता। एक ही क्वेश्चन है, करवा रहा हूं, ध्यान से आपने करना, और इसके बाद आपने वॉल्यूम 1 में जो अपेंडिक्स वाला क्वेश्चन है ना चैप्टर, वो लाजमी करना है। इसके बाद आपकी ब्रेक, Matalis has an internal, अच्छा requirement, sorry, पहले explain the issues which limit the independence of the internal audit department। कहता है बताइए वो कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है। रिकमेंड ए वे ऑफ ओवरकम ईच इशू, और एक हमें कोई तरीका भी बता दे, मशवरा भी दे दे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। Matalis has an internal audit department of 6 staff। 6 में कोई प्रॉब्लम है, 1-2 होते तो फिर प्रॉब्लम होती, 6 में मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही।
all of whom have been employed at Metalis for a minimum of 5 years and some for as long as 15 years. Familiarity thread, इंडिपेंडेंस फैक्ट हो रही है, सजेशन दीजिए, घुमा रोटेट कर दें, एक पॉइंट। 8 नंबर है मेरा ख्याल है, 4 अगर हम उसे फैक्टर्स बता दें, आधा नंबर उसे वीकनेस बताने का और आधा सजेशन। 1 नंबर नहीं 1 नंबर वीकनेस बताने का और 1 नंबर उसकी सजेशन का। तो हमें 4 कम से कम वीकनेसेस और सजेशन बतानी है 8 नंबर के लिए। एक हो गई। इन द पास चीफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट स्टाफ विद इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अच्छा ये वैसे ठीक है, चीफ इंटरनल ऑडिटर भी अगर अपॉइंट करता है, कम से कम मैनेजमेंट तो नहीं ना कर रही, मैनेजमेंट तो नहीं ना कर रही। Although the chief executive officer is responsible appointing the तो इसका मतलब है जाहिर है जब उसे चीफ इंटरनल ऑडिटर को पॉइंट खुद पॉइंट कर रहा है तो अपना बंदे रखेगा जो उसकी ये छोटा मसला नहीं है, बड़ा मसला है। छोटा मसला नहीं है, बड़ा मसला है। हाँ जी आगे चलें। जैसे स्टूडेंट करते हैं, आप लोग करते हैं, एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए और दूसरा चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ दिया। हालांकि टाइम हो तो बेहतर अप्रोच क्या होती है, दोनों चैप्टर्स के आधे आधे क्वेश्चन कर लो। हा? तो देखिए एक हाँ उसने अपॉइंटमेंट जूनियर स्टाफ की इंटरनल ऑडिटर वाला ही कर रहा है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो दूसरा मसला आ गया क्या नहीं। अब इसमें होना क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट किसको करनी चाहिए, डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को। एक ही बात है, डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी, या 2 से एक वर्नस लिख ले। 2 मसले हो गए। कह रहा चीफ इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू फाइनेंस डायरेक्टर। ये कैसे डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर सीएफओ है, यस। तो इसको किसको रिपोर्ट करनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को या 2 से एक वर्नस को। 3 पॉइंट हो गए हमारे। The finance director also assists the chief internal auditor in deciding on scope of work of the internal department. Scope of work क्या फाइनेंस डायरेक्टर को डिसाइड करना चाहिए, इंडिपेंडेंस फारग हो गए। किसको करना चाहिए फिर, ऑडिट कमेटी। 4 पॉइंट हो गए। All counting system are computerized with the internal audit department frequently advising and implementing controls within those systems. ये है कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल का काम किसको करना चाहिए, को इंटरनल ऑडिटर को नहीं करना चाहिए। भाई क्लियर हो गया ये। चलिए लास्ट वाला देखिए, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को दे देंगे, इंटरनल ऑडिटर को, तो कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ना। जो काम जिसने चेक करना है वही जब काम कर रहा होगा तो चेक किसने करना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। बहुत अच्छा नाम दिया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा इधर। जैसे ऊपर फैमिलियरिटी थ्रेट आ गया था, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया। शाबाश। इस चैप्टर में थ्रेट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उस कंसेप्ट वो अप्लाई होता है, लिख सकते हैं आप, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं सारा पॉइंट, सेफगार्ड भी वही नहीं छाप देने, ये ना उससे कोड ऑफ एथिक्स से सवाल बना दें। चलिए ये था हमारा पहला हिस्सा, यहाँ पे खत्म होता है। 15 मिनट 10 मिनट की ब्रेक, 10 मिनट की ब्रेक है। 10 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। चलिए।